शुरू करें सही? जी सर। मोहतरम जनाब सदर साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब और ब्रादरान, मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुझे मौका फराहम किया है। आप सब साहिबान शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और आप अपने पेशे के हवाले से ज़िम्मेदार लोग हैं। यकीनन आप हालात से वाकिफ़ होंगे, लेकिन मैंने ज़रूर समझा पाकिस्तान परचम पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से कि इस हवाले से जो कुछ जैकबाद में आशा कुमारी के हवाले से यहाँ जो सूरत हाल पैदा हुई है, उस पर जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है और जो शहर के लोगों को खौफ और ख़तरा है और जो शहर के अंदर जज्बात हैं और जो कानून के तकाज़े हैं, जो इंसानी हकूक़ की बात है और जो इंसाफ की बात है, इस हवाले से मैं आप दोस्तों के ज़रिए, आप साफ़ी बिरादरान के ज़रिए अपनी बात जेकब अवाम तक, आला हुकाम तक और हुकूमत ज़िम्मेदारान तक पहुँचाऊँ। 3 मार्च को ग़ालिबन ये इंसिडेंट हुआ। आशा कुमारी भी हमारी बहन है, हमारी बेटी है और उसकी जो फैमिली है, जो उसकी मुतासर फैमिली है, हमें उससे हमदर्दी है। आशा कुमारी का बाज़याब होना ऐसे ही ज़रूरी है जैसे किसी मुसलमान की बेटी से अगर जाती हो तो जैसे उसका अजाला होना ज़रूरी है, इसी तरह से आशा कुमारी का बाज़याब होना इंतहाई ज़रूरी है। और हम आशा कुमारी की बाज़याबी के लिए उसकी मुतासरा फैमिली के साथ हैं। हमारी तमाम तरह हमदर्दियाँ उसकी मुतासर फैमिली के साथ हैं और जब तक वो बाज़याब नहीं होगी, हमारी हमदर्दियाँ और तलाश जारी रहेगी। लेकिन कई अफसोस की बात यह है कि आशा कुमारी के अगवा या उसके कहीं मुसलमान होने या किसी और वजह से, जिनके अंदर ये भी मुमकिन हो सकता है कि ख़ुद हिंदू पंचायत के सर की साजिश हो, उसे कहीं छुपा लिया गया हो, बहरहाल जो कुछ भी सूरत हाल है, आशा कुमारी के इस आड़ में आशा कुमारी के बाद और उस केस दर्ज होने के बाद DPO साहब ने, जफरुल्लाह धारजू साहब ने जिस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई, जिनके अंदर उस घर की खातून बीबी फरीदा शाह को भी गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के फौरन बाद उसे लाड़काना पहुंचा दिया गया। इसके अलावा उनका 13 साल का बेटा फराज शाह वो गिरफ्तार किया गया, उसका शोहर अजहर शाह गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मुनीर जो वो गिरफ्तार किया गया, उसकी वालदा को गिरफ्तार किया गया जो बाजार छोड़ दिया गया, और आबिद सुमरू को गिरफ्तार किया गया। ये तमाम लोग गिरफ्तार हुए और इस गिरफ्तारी के बाद इन लोगों के साथ जो कुछ हशर हुआ वो शायद आप सबको मालूम होगा। तब भी मैं आपको ये वजाहत कर दूं कि बीबी फरीदा शाह के साथ लाड़काने के अंदर हिंदू पंचायत ने वहां पैसे देकर उसका जो जुल्म और ज्यादती हुई है उसका आप तस्वर नहीं कर सकते। बाबू महेश ने पैसे देकर वहां पर बीबी फरीदा शाह साहब वहां जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसका आप तस्वर नहीं कर सकते। 13 साल के फराज शाह के साथ पुलिस ने टॉर्चर सेल के अंदर जो कुछ उसके साथ किया, उससे आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लें कि वो बच्चा अभी तक पूरी तरह सो नहीं सकता, पूरी तरह खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन इससे भी बढ़कर शर्मनाक बात यह है कि उसकी नंगी फिल्म बनाई है पुलिस वालों ने। DPO साहब के हुक्म से नंगी फिल्म उस लड़की की तैयार की है पुलिस वालों टॉर्चर सेल के अंदर। और उसके बाद डॉक्टर अनवर वगन
जो अपनी फैमिली सरबराह था, उसे भी गिरफ्तार किया गया बगैर किसी इल्ज़ाम के, और उसे भी वहाँ टारगेट सेल में ले जाया गया। और ये इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक इंकशाफ है ये कि डॉक्टर अनवर वक्कर साहब को, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन था, उसको डीपीओ साहब ने खुद शराब पीकर और उसमें खुद अपने हाथों से तशद्दुद किया इस थाने के अंदर। और इसके अलावा जो मुनीर जोयो है, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ, आज रात के साथ ऐसे ही हुआ। और उसकी वालदा को बहरहाल बाद में छोड़ दिया, लेकिन अजहर शाह और आबिद सुमरो, उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो भी शायद आपको मालूम होगा। और उनके घरों पर छापे लगते रहे लगातार। गुलाम हुसैन सुमरो की फैमिली को सारा शहर जानता है कि इज्जतदार फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है। उनके साथ उनकी दुकानें बंद रहीं, उनके घरों पर छापे लगे, उनकी ख़वातीन भाग गई, उनकी मर्दों ने गिरफ्तार किया। डॉक्टर अनवर वक्कर की फैमिली साथ ये कुछ हुआ जो मैंने आपको अर्ज किया। अजहर शाह की फैमिली साथ ये कुछ हुआ जो मैंने आपको बताया। और उसके बाद जो उमेर शाह था, जिस पर इनका इल्ज़ाम था कि उमेर शाह मेन अक्यूज्ड है, वो उमेर शाह, सब लोग कहते थे ये कि वो कराची में था, कोई गाड़ी ले रहा था, जो कुछ भी कर रहा था, लेकिन उमेर शाह जो मैंने कहा वो भी लोड कराया। और हमारे MNA साहब ने, मीर जावेद जखानी साहब ने, आज 2 दिन या 3 दिन पहले उसको सखर एयरपोर्ट पर पुलिस के हवाले किया। आज चौथा दिन है, उसको कब या तीसरा दिन है, अब तक उमेर शाह की पर कोई न रिमांड लिया गया है और न ही उमेर शाह के बारे में कुछ पता कि वो कहाँ पर है। और हमारी मालूमात ये है कि उमेर शाह पर इंतहाई बेरहमाना और जालिमाना तशद्दुद हो रहा है, जबकि आबिद सुमरो का भी रिमांड अब तक नहीं लिया गया। और जबकि कानून ये है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर रिमांड लेना है। उमेर शाह को भी इन लोगों ने 3 दिन से लापता रखा हुआ है। और हमारी मालूमात के मुताबिक यही है कि जैकबाबाद के अंदर डीपीओ साहब ने जो टार्चर सेल खोल रखे हैं, जिनके अंदर CI सेंटर का एक बड़ा टार्चर सेल है और जिसका इंचार्ज एहसान बुलेदी है, और ये एहसान बुलेदी लोगों पर अंदर जो टार्चर सेल में जो जुल्म कर रहा है उसका शायद आपको बहुत कम मालूम होगा। ये जो टार्चर सेल है डीपीओ साहब के, उसके लिए खास अमला है कि जो वहां पर लोगों में तशद्दुद करता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आशा कुमारी की गिरफ्तारी, आशा कुमारी के अगवा या आशा कुमारी के अपनी मर्जी से चले जाने का जो भी वाक़या हुआ है, इसकी तफ्तीश का ये कौन सा तरीका है, ये कौन से कानून है, ये कौन सा इंसाफ है कि आप इज्जतदार लोगों उठा लें और जैकबाबाद की 3 फैमिलीज को आप जूते मारते रहें, इसके अलावा जो भी उठे उसके साथ आप ये जुल्म करें। और यहां तक कि जब डॉक्टरों ने, जो खुद 19 ग्रेड के डॉक्टर थे, जिनका ग्रेड खुद डीपीओ साहब से ऊपर था, जब उन डॉक्टरों ने एहतजाज किया तो डॉक्टरों साहब पर जो कुछ हशर हुआ वो भी आपके सामने है। डॉक्टरों को बेइज्जत किया गया और डॉक्टरों को इंतहाई बेइज्जत करके वहां अंदर लाकअप किया गया। और ये डॉक्टर अनवर वक्कर की तब रिहा हुआ जब उन डॉक्टरों ने रिहा होने से इनकार किया। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि डीपीओ साहब जो कुछ कर रहा है यहाँ में, ये कौन डीपीओ साहब है इसके बारे में शायद आपको मालूमात होंगी। ये उस मिनिस्टर का भाई है कि जो हमारे यहाँ सैलाब लाने का सबब बना था। ये वजीर आपाशी, उस वजीर आपाशी का भाई है कि जो हमारे लिए सैलाब का सबब बना था जैकबाबाद के लिए। और अब ये दहशतगर्द डीपीओ अब अजाब बनकर आया है जैकबाबाद। डीपीओ साहब की अपनी हालत ये है, अपनी इसकी हालत ये है कि जो सिपाही भर्ती करता है, फी सिपाही के 3 लाख रुपए लेता रहा है। फी थाने के बारे में जो रिपोर्ट है लोगों के पास वो ये है, लोग कहते हैं कि फी थाने पर कोई वाक़या हो या ना हो 50,000 इसकी मंत्री है। लोग ये कहते हैं कि 10,000 रुपए हेड मोरर से ही लेता है हर महीने की, इसकी अलग मंत्री है वो। लोग ये भी कहते हैं कि डीपीओ साहब एक सिपाही की तरफ पर 3,000 रुपए लेता है। और ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है कि जो पुलिस के डिफेंस आया था उसमें से आधे से ज्यादा डीपीओ साहब ने रद्द कर लिया। और सेशन कोर्ट में दरखास्त दी गई
पुलिस की किसी बंदे दरख्वास्त दी, इसने ये हल कर लिया है, जिस पर स्टेशन जज साहब ने डीएसपी हेडक्वार्टर को दरख्वास्त भेजी और डीपीओ साहब ये कहता है, ये बात आप लिख लें, रिकॉर्ड में, डीपीओ साहब ये कहता है कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। वो क्यों ये कहता है? वो ये कहता है कि बीबी फरियाल तालपुर को मैं पैसे देकर यहां पर आया हूं। मेरी पोस्टिंग बीबी फरियाल तालपुर ने की है, मैंने पैसे वहां पर दिए हैं। मैं ये कहता हूं वजीर आला सिंध से, मोहतरमा बीबी फरियाल तालपुर साहिबा से और जनाब सदर आसिफ जरदारी साहब से कि हम ये नहीं समझते जो ये कह रहा है डीपीओ साहब, हम इस इल्जाम की तस्दीक नहीं करते कि ये गलत कह रहा है, लेकिन हम आपसे ये कहते हैं कि आपको बदनाम कर रहा है। इस डीपीओ साहब आप कार्रवाई करें, क्योंकि ये आपको बदनाम कर रहा है। और ये डीपीओ साहब का मजीद किरदार ये है, कि ये जो केस चल रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, मेरी मालूमात के मुताबिक जो मालूमात खुद मुझे अंदर पंचायत के अंदर से मिली है, वो ये है कि पंचायत का सदर बाबू महेश 10 लाख रुपए डीपीओ साहब को इस केस पर दे चुका है। ये बाबू महेश के वो जो फंड है, यानी के पास जो उसका फंड है, उसमें से ये पैसे दिए गए हैं और इसलिए दिए गए इसको डीपीओ साहब को, ताकि ये मुसलमानों को यहाँ पे निशान इबरत बना दे, ताकि आइंदा कोई हिंदू मुसलमान ना हो और कोई मुसलमान किसी नो मुस्लिम को वेलकम न करे। डीपीओ साहब पंचायत के पैसे लेकर लोगों को बेइज्जत कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि डीपीओ साहब को पैसे मिल रहे हैं, और जो बेइज्जत कर रहा है उसे मजीद पैसे दे रहा है। और इसके साथ ही मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि डीपीओ साहब ये कहता है, डीपीओ साहब ये भी कहता है कि सेशन जज साहब मेरे क्लास फेल हुआ। डीपीओ साहब कहता है सेशन जज मेरे क्लास फेल हुआ है। मैं ये कहता हूं कि कैसी अजीब बात है कि जैकबाबाद के अंदर जो टॉर्चर सेल है डीपीओ साहब के, और डीपीओ साहब जिस तरह से जुल्म और ज्यादती कर रहा है, जिस तरह से 3-3 दिन और 4-4 दिन 10-10 दिन रिमांड नहीं ले रहा, अपने पास रख रहा है, इस पर सेशन जज साहब मुतवज्जा क्यों नहीं है? मैं सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब से कहता हूं कि बराए मेहरबानी वो डीपीओ साहब के इस दावे का तहकीकात करे कि ये क्यों कहता है कि सेशन जज साहब मेरे क्लास फेल हो गए। अदलिया पर जो अवाम के एतमाद है उसको बहाल होना चाहिए। हमारा चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान पूरे मुल्क के अंदर लापता लोगों ने दायित्व संजीदा है, लेकिन जैकबाबाद में लोग लापता हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। इसके अलावा मैं एक और अहम बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं, और वो ये है कि डीपीओ साहब जो इंसाफ और कानून की बात कर रहा है, डॉक्टर पूरन के कातिल, लोग कहते हैं कि डॉक्टर पूरन के कातिल डीपीओ साहब की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। मैं बाबू महेश से पूछता हूं कि बाबू महेश बताया भी कि डॉक्टर पूरन के कातिल कौन थे और वो डीपीओ साहब गाड़ी क्यों ड्राइव कर रहे हैं, और इस बात की वजाहत खुद डीपीओ साहब भी करें कि ये इंसाफ के साथ डीपीओ डॉक्टर पूरन के कातिल से गाड़ी क्यों ड्राइव कर रहे हैं, लोग क्यों कहते हैं ये बात। इसके अलावा मैं आपसे ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि बाबू महेश तमाम हिंदू के बारे में बात नहीं करता। हिंदू बहुत अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, इनमें मिस्कीन लोग हैं, और हम इस बात के कायल हैं कि जो भी अक़लियत है उसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उसकी मजहबी उसका मजहबी और उसके समाजी जो भी हकूक है उसका तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि जैकबाबाद तमाम हिंदू की ये पॉलिसी होगी जो बाबू महेश की पॉलिसी है। बाबू महेश अपने पैसे के जोर पर डीपीओ के साथ मिली भगत करके और ये काम कर रहा है और मुसलमानों को बेइज्जत करा रहा है। और इसके साथ ही मजीद अफसोस वाली बात यह है कि जैकबाबाद का शहरी इत्तेहाद, जिसका ये दावा है कि वो शहरी हकूक के लिए काम कर रहा है, वो शहरी इत्तेहाद हकीकत ये है